हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर 9 जनवरी 2023 का पेपर देखेंगे। ये फर्स्ट पेपर है। तो 9 जनवरी 2023 का हम लोग जो है सीडीपी, हिंदी, संस्कृत और ईवीएस का जो है सारा पेपर हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग जो है मैथ्स का टोटल 30 क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और सीटेट के बारे में आप लोग को पता होगा कि मैथ्स में भी आपका जो 15 क्वेश्चन आपका जो है कैलकुलेटिव रहता है और 15 आपका जो है सीडीपी बेस्ड रहता है। और रिपीट जो है सीटेट में सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, जो पिछले साल का क्वेश्चन रहता है। तो आपके जो हर एक शिफ्ट में 4 से 5 सवाल जो है उससे मतलब कि ज़्यादा ही आपका जो रिपीट रहता है क्वेश्चन। तो इसीलिए इस बार जो है वेबसाइट पे भी नहीं डाला गया था, जो कि दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, दिसंबर से आपका जनवरी 2023 जनवरी फरवरी तक चला था। तो उसका जो है क्वेश्चन जो आपका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें नहीं डाला गया। कारण यही है कि वही क्वेश्चन आपका जो है इस बार भी बहुत ही ज़्यादा रिपीट होगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 10,20,203 अंकों में लिखा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि 10,20,203 किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें से आप लोग ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे चौथा ऑप्शन है तो इसमें 10,20,203 एग्जैक्ट लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी है। तो 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे 4/5 है तो इसका जो हम लोग क्या सिंप्लीफिकेशन हम लोग कि इसका छोटा रूप ले लेंगे। तो इसे यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और 1/2 को भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो इस तरह 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया। तो इनके बीच में मेरा जो है कौन सा संख्या जो है आएगा वही आप कि आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.8, यानी कि 4/5 से छोटा होना चाहिए, 0.8 से छोटा और 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो इन सारे ऑप्शन को हम लोग भी ऐसे छोटा रूप कर लेंगे काट के। तो देखेंगे कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 का जो है आपका कितना 7/9। तो 7/9 का जो वैल्यू आप लोग जब निकालिएगा तो एग्जैक्ट आपका कितना 0.77 इस तरह से आपका आता है। तो देखिए आप लोग 0.77 जो है 0.5 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है। तो इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू आपका इन दोनों के बीच में आपका जो 7/9 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 6 अंकों की संख्या है 56, 23, 4 और के है में के का क्या मान होगा यदि संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 अंकों की संख्या इस तरह से दिया गया, 56, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या है के। तो ये संख्या जो 6 से विभाज्य है तो इसमें जो के जगह क्या होगा, मान के चलिए सिंपल हम लोग भाग विधि द्वारा इसको जब हम लोग हल करेंगे इस तरह से, मान के चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कितना 56, 2, 3, 4 के। इसको सिंपल 6 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में पहले दीजिएगा आप लोग 9 बार, कि 9 बार में दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 54। तो यहाँ पे माइनस कीजिए, 2 आ गया, फिर 2 उतर गया, फिर 3 बार में दीजिए 18, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 7 42। तो इस तरह से यहाँ पे 42 एक आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 उतर जाएगा, अब 4 बचा। तो यहाँ पे 6 दूना 12, 2 बार में दीजिए, 12 दिए तो माइनस किए कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे के है, के जगह आप लोग क्या रखेंगे कि वो 6 से जो है पूरा कट जाएगा इन ऑप्शन में से 0, 1, 4, 6। यदि आप लोग के जगह 4 रख देते हैं, के जगह आप लोग 4 रख देते हैं तो 6 से ये पूरा तो कट जाता, 6 चौका 24। तो इस तरह से यहाँ पे यदि 24 पूरा कट जाएगा, के जगह आपने कितना रखा तो 4 को रखा। इस तरह से 4 यदि आप लोग के जगह रख देते हैं तो वह संख्या पूरा जो है अंक जो है जो 6 अंकों की जो बनी संख्या है वह पूरी 6 से कट जाता है। तो के जगह क्या होगा
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तो लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन दांत साफ करती है। तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। तो टोटल देखिए विद्यार्थी कितना है, टोटल 28 है। 28 में से गर्ल्स कितनी है और बॉय कितना है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 15, ठीक। उसके बाद 28 में 15 यदि लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा, लड़का आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लड़की में जो है लड़की का 3/5 भाग जो है, लड़की जितना है उसका 3/5 भाग दांत साफ करती है, मतलब 5 तिया 15, यानी कि 9 लड़की जो है दांत साफ करती है। तो टोटल साफ करता है कितना, टोटल 21 विद्यार्थी जो है दांत साफ करता है, तो उसमें से 9 लड़की दांत साफ करती है। तो लड़का कितना दांत साफ करेगा, लड़का कितना करेगा दांत साफ, तो लड़का जो है 12 करेगा। 21 में 9 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि लड़का दांत साफ करेगा कितना 12 और लड़की 9। तो पूछ रहा है कि लड़का का कितना प्रतिशत, मतलब सॉरी प्रतिशत नहीं है, कितना भाग जो है प्रतिदिन दांत साफ करता। तो टोटल लड़का कितना है, टोटल लड़का है आपका 13 और दांत कितना साफ कर रहा है 12, यानी कि टोटल जितना है तो उसको नीचे में लिखेंगे और कितना दांत साफ करता है उसको ऊपर में लिखेंगे, यानी कि 12/13 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 13 लड़का में से 12 लड़का दांत साफ करता है, तो इसीलिए 12/13 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। जैसे पहला है आपका प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। प्रत्येक संख्या जो है मतलब कि ऑप्शन 1 में कहता है, मान के चलिए 5 है और वह अपने योज्य प्रतिलोम कितना हो गया -5। तो वही पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्येक संख्या जो अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव मतलब कि बड़ी होती है। उसके बाद देखिए दूसरा में आपका क्या दिया है, किन्हीं 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। किन्हीं 2 पूर्णांकों का योग, मान के चलिए कि 2 पूर्णांकों का योग लेने के लिए आप लोग क्या कर दीजिएगा -3 और +2, तो इसका जब जोड़ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -1। क्या इसमें से जो है किन्हीं 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक में से बड़ा होता है क्या, देखिए मान के चलिए यहाँ पे 2 ही है, 2 से क्या -1 बड़ा हो गया, इस तरह से ये गलत ही हो रहा। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, -2 का परवर्ती जो -1 होता है, मतलब उसका निकट जो है -1, -2 का निकट सही में -1 है। तो इस तरह से ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही भी है। एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणन सदैव जो है ऋणात्मक होता है। तो एक संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम का गुणनफल जो है सदैव ऋणात्मक होता है। मान के चलिए कि -5 है और 5, मतलब 5 एक संख्या ले लिए और उसका योज्य मतलब कि प्रतिलोम क्या हो गया -5, इसका जब गुणनफल कीजिएगा तो -25। और भी संख्या यदि आप लोग 2 ले लेते हैं उसका योज्य प्रतिलोम -2 तो भी माइनस कितना आता है 4 आ जाता है। तो इस तरह से जो है ये भी ऑप्शन सही है। कहीं ना कहीं इसमें तीसरा जो है बिल्कुल सही है। तो आप लोग एग्जैक्ट बताइए कि तीसरा और इसमें जो है कौन सा जो है सही है। तो आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ऑप्शन 3 तो बिल्कुल सही है, -2 का परवर्ती -1 होता है। 3 के साथ और आपका बताना है कि 1 सही है या 4 सही है, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक मतलब कि लगता है तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो इस तरह से आपका कहीं ना कहीं 3 और 4 बिल्कुल हमको भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब है खरीदे। तो एक दुकानदार जो है 138 डब्बा जो है सेब खरीदता है और प्रत्येक में 24 सेब रहता है। पहले दिन उन्होंने क्या किया, सेबों के केवल जो है ना 117.3/4 117.3/4 सेब को क्या करता है बेचा। मतलब कि इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 471/4 इतना सेब को बेच दिया, इतना डब्बा को बेच दिया। सेब का डब्बा जो है 471/4 डब्बा को बेच दिया। तो 138 डिब्बों में से इतना डब्बा जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तब इसका जब
भिन्न का घटाव कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 81/4। तो इस तरह से 81/4 डब्बा जो है शेष बच गया। अब देखिए एक डब्बा में 24 सेब आता है तो आपके पास बचा कितना, 81/4 डब्बा। तो इसमें से 24 से गुना कर दीजिए आप लोग। तो 4 छक्का 24, 6 एकम 6, 6 अठे 48। तो इस तरह से 486 आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो गया। तो कितना सेब और शेष बचा है, तो 486 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है सदैव कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वह क्या कहलाएगा, तो आपको बताना है। तो वह कोण जो संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक यानी कि पूरक कोण कहलाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है, आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा सही नहीं है। जैसे सेकेंड ऑप्शन में देखिए क्या है, दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता। क्या यह ऑप्शन में जो बोल रहा है वह सही बात है क्या? दो न्यून कोणों का योग, न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण से जो छोटा होता है वो क्या सदैव समकोण से कम होता है। मान के चलिए न्यून कोण हमारे यहाँ पे 50 ले लेते हैं, दोनों कोण 50-50 ले लिए, 100 हो गया। क्या ये जो है 90 डिग्री से कम हुआ, समकोण से कम हुआ? नहीं हुआ। तो इसका यहाँ पे जो बोल रहा वो बिल्कुल जो है ये गलत बोल रहा है। तो इस तरह से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल ही सत्य नहीं है। जो बात यहाँ पे लिखा गया है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न अक्षर समूहों में से किस में केवल एक सममित रेखा है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो लेटर का जो समूह दिया गया, फर्स्ट में BIH, उसके बाद है CGI, तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न जो है अक्षर समूह जो है मतलब कि उसमें किस में केवल एक सममित रेखा है। जैसे तीसरा ऑप्शन में आपका DEM, तो इसमें केवल एक ही सममित रेखा इस प्रकार जो है आपका खींचा जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, योगेश जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है। तो उस दौड़ की लंबाई जो है मीटर में कितनी होगी, तो आपको बताना है। तो इसमें जो है दूरी बताना है आपको। दूरी का फार्मूला क्या हो जाता है, तो दूरी बराबर हो जाता है आपका चाल गुना समय आ जाता है आपका। तो इस तरह से दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो यहाँ पे दूरी जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा। तो 5/18 से जैसे गुना किए तो आपका ये जो है मतलब कि मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। यहाँ पे और का देखिए मिनट में दिया गया, इसको सेकंड में बदलने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 60 से गुना कर लीजिए। यहाँ पे कर लिए। तो इस तरह से आपका देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा था और समय लगता था 5 मिनट। तो दूरी निकालना था, दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। तो चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए और यहाँ पे समय को हम लोग सेकंड में बदल दिए। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, 6 से जैसे काटिए, यहाँ पे 6 × 18, 6 × 10 = 60, 3 बार में। यहाँ पे फिर 10 हो गया। तो 10 × 5 × 5 × 10 यानी कि 25 पे 2 जीरो हो गया आपका। 25 पे कितना जीरो, 2 जीरो। ये इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो कितना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सालू जो है प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात वह वापस चल पड़ी। वह जो है कितनी दिन ठहरी? सालू जो अपने सिस्टर के यहाँ कितनी दिन ठहरी आपको बताना है। जैसे कि 18 जनवरी को वह गई, तो 18 जनवरी 2020 से मान के चलिए वह जनवरी महीना यदि वह पूरा रहती है तो जनवरी महीना 31 दिन का होता है। तो 31 दिन में मतलब कि जनवरी महीना 31 दिन का होता है। तो 18 तारीख को तो वह गई ही थी। तो 31 में से 18 को माइनस कीजिए आप लोग। तो 31 में से 18 को माइनस कीजिए तो कितना आता है,
31 में से 18 को माइनस कीजिए उसमें, क्योंकि जनवरी महीनों में टोटल उन्होंने कितना दिन वहाँ पे रहा, तो इसके लिए 31 माइनस 18 और इसमें क्या कीजिएगा आप लोग +1 कर दीजिएगा। तो +1 कीजिएगा तो आपका 14 दिन हो जाएगा। तो जनवरी में उन्होंने टोटल कितना दिन रहा, 14 दिन रहा। फरवरी में आपका कितना हो जाएगा, फरवरी महीना जो है आपका 2020 है, तो इसलिए जो है आपका लीप ईयर हो जाएगा, तो फरवरी में 29 दिन रहेगा। उसके बाद मार्च है, मार्च में टोटल कितना दिन, मार्च आपका 31वां महीना हो जाएगा, 31 दिन। मार्च के बाद अप्रैल है, अप्रैल में कितना दिन रहेगा, तो अप्रैल में टोटल उन्होंने 2 दिन वहाँ पे रहा। तो आपका जनवरी में 14 दिन, फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 2 दिन वहाँ पे अपनी सिस्टर के यहाँ वह रहती है। तो टोटल को आप लोग जोड़ लीजिए, 14, 29, 31, 2, तो इस तरह से आप लोग जब जोड़ेंगे तो 76 टोटल आ जाएगा। तो उन्होंने जो है अपनी सिस्टर के यहाँ कितना दिन वह रही है, तो 76 दिन रही है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग 18 जनवरी से 31 जनवरी तक निकालेंगे तो एक तरफ से आप लोग सिंपली वैसे भी जो है सिंपल विधि से भी जोड़ सकते हैं। 18 तारीख 1 दिन हुआ, 18 के बाद 19 2 दिन हुआ, इस तरह से 31 तक जाइएगा तो आपको 14 दिन हो जाएगा। उसके बाद फरवरी आपका लीप ईयर है तो 29 दिन हो गया। मार्च 31वां महीना होता है तो 31 दिन रही। अप्रैल में 2 दिन, तो टोटल 76 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग की भुजा। तो एक वर्ग है आपका, तो सॉरी यहाँ पे एक वर्ग है और एक आयत है। तो एक वर्ग की भुजा कितना है, 48 है। कितना है, 48 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/1/2 तथा 2/3 गुनी है। तो जिस यहाँ पे जो है वर्ग का भुजा दिया हुआ 48, तो इसका जो है आयत का जो लंबाई है वर्ग की जो है भुजा का क्या है, 1/1/2 मतलब 2 एकम 2 1 3/2 हो गया। तो इसको जब कट कीजिएगा कितना आ जाएगा, 24, 24 तिया 72। तो इस तरह से आप इसका जो है आयत का जो चौड़ाई जो है वर्ग का जो है वर्ग का भुजा का 2/3 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 16 यानी कि 32 आपका जो है यहाँ से आ जाएगा। तो लंबाई आपका 72 आ गया, चौड़ाई आपका कितना आ गया 32 आ गया। तो इनके परिमापों में अंतर सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो इसका परिमाप भी निकाल लीजिए आप लोग। इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 192। और इसका परिमाप जब आयत का परिमाप निकालिएगा तो इसका परिमाप का फार्मूला क्या आ जाता है, 2 गुना लंबाई कितना है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये फार्मूला हो जाता है आयत का परिमाप निकालने का। तो यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 208 निकल के आ जाएगा। कितना, 208। 208 हो गया आपका कितना, किसका, आयत का परिमाप आ गया 208 और वर्ग का परिमाप आ गया आपका 192। तो इन दोनों का परिमापों में अंतर पूछ रहा है। तो 192 और 208 में कितना का अंतर है, तो 16 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के मतलब कि परिमाप में कितना का अंतर हो गया 16, क्योंकि आपका जो है आयत का निकला 208 और वर्ग का निकला 192। तो इस तरह से 8 में 2 गया 6 और यहाँ पे 10 में 9 गया 1। तो इस तरह से 16 मतलब कि जो है आपका सेंटीमीटर का अंतर हो जाएगा। पैटर्न से रिलेटेड यानी कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें से 1/4 है, उसके बाद कितना है 3/16 है, उसके बाद कितना है 5/64 है, उसके बाद कितना है 7/256 है। तो अगला संख्या क्या होगा आपको बताना है। तो इनमें से देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है इसमें 2 का वृद्धि हो रहा है, 3 के में 2 का वृद्धि 5, 5 में 2 का वृद्धि 7, 7 में 2 का वृद्धि फिर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64 मतलब 4 गुना इसमें वृद्धि हो रहा है। तो इसमें जो है 4 गुना का वृद्धि हो रहा है, गुना 4 का, इसमें गुना 4 का, इसमें गुना 4 का। तो 256 को आप लोग 4 का गुना जब में वृद्धि कराइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 256 गुना 4 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1024। तो इस तरह से अगला जो संख्या आपका जो अगली जो संख्या आएगी वह संख्या आपका 9/1024 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऊपर में 2 का वृद्धि हो रहा तो 9 तो एग्जैक्ट आएगा ही आएगा, यानी कि ऑप्शन होगा तो कौन होगा 2 या तो 3 होगा। और नीचे में जब 4 का मतलब कि मल्टीप्लाई जो मतलब कि उसमें जो वृद्धि हो रहा है तो आपका नीचे आ जाएगा कितना 1024। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई। मतलब कि टोटल 540 व्यक्ति है, उसमें से जो है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और उनकी ऋतुओं के बारे में जो है पसंद उसको पूछा गया बच्चों से। तो प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 डिग्री आया तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को पसंद किया। तो इनमें से वही बताना है कि 150 डिग्री जो शीत ऋतु का जो केंद्रीय कोण आया है तो कितना बच्चा जो है शीत ऋतु को पसंद कर रहा है। तो इसमें जो पाई चार्ट में इस तरह से ब्रिज जैसे बनाया जाता है, शीत ऋतु इतना, ग्रीष्म ऋतु इतना, उसके बाद जो है वर्षा ऋतु। तो 3 प्रकार से इसमें बनेगा और टोटल बच्चा कितना है, 540 व्यक्ति है इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि शीत ऋतु में 150 डिग्री का केंद्रीय कोण आया, कितना, 150 डिग्री का। टोटल डिग्री कितना होता है इस तरह का वृत्त में जब पाई चार्ट बनाते हैं तो 360 डिग्री का, तो 360 आपका नीचे आ जाएगा। टोटल व्यक्ति कितना है आपका, 540 व्यक्ति है। इस तरह से यहाँ पे मतलब कि गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ से जब आप लोग कीजिएगा, उसके बाद 9 से कर दीजिए, 9 चौका 36, 9 छाका 54, इस तरह से 4 को 15 बार में। तो 15 गुना 15 कितना हो गया, ये 0 तो खत्म ही था पहले से। 15 गुना 15 225, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो शीत ऋतु को पसंद करने वाले बच्चों की व्यक्तियों की संख्या 225 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राहुल ने अपने जेब खर्च में से प्रति माह कुछ बचत की। उसके बाद है जैसे नीचे दिया गया है, जनवरी महीनों में उन्होंने 80 रुपये का बचत किया, फरवरी में 140 रुपये का, मार्च में 210 का, अप्रैल में 285 का, मई में 375 का, जून में 480 का। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस तरह से वह जो है प्रत्येक महीनों जो है बचत कर रहा है। तो इनमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। जैसे मई में अधिकतम बचत हुई है। इन चारों ऑप्शन में से जो है सबसे सही आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल राइट आंसर है। जो मई में जो है 300, वैसे तो आपका जून में भी है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका जो है मई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जब करेंगे तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। देखिए जनवरी और फरवरी महीने को जोड़ लीजिए और जो है मार्च और मई का बचत को जोड़ लीजिए, दोनों का योग देखिएगा आपका बराबर नहीं होता, तो ये आपका भी गलत हो जाएगा। सबसे कम बचत फरवरी माह में हुई है, फरवरी में है तो आपका देखिए 140 है, तो कैसे फरवरी में कम हो जाएगा। तो जनवरी में मात्र 80 ही था, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। जून माह के अंत तक कुल बचत 375 है लेकिन जून के अंत तक देखिए 480 है, तो इस तरह से ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका CDP बेस्ड जो है मतलब कि शुरुआत होता है क्वेश्चन का। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा डैश होनी चाहिए। तो NCF 2005 जो है गणित के बारे में, प्राथमिक स्तर के गणित के बारे में क्या बोल रही है, मतलब कि किस तरह का चर्चा होनी चाहिए तो आपको बताना है। जैसे प्राकृतिक, उपदेशात्मक, केवल कक्षा में, देखिए केवल लगा हुआ, तो इस तरह से ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित होना, बिल्कुल सही बात है। NCF 2005 कहती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पर परिचर्चा यदि हो तो वह कैसी हो, संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव से वह चीज़ जो है जुड़ी हुई होना चाहिए, उससे बेस्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो है गणितीय भाषा के लिए सबसे उपयुक्त क्या है आपको बताना है। जैसे पहला है, एक अत्यधिक एकाग्रचित्त, सुस्पष्ट और प्राविधिक होनी चाहिए। अधिगम को आनंदमयी बनाने के लिए इसे अस्पष्ट, अस्पष्ट, देखिए अस्पष्ट लिखा, इस तरह से आपका ये जो है गलत ही होगा। दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रवलित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है दैनिक जीवन में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उस चीज़ों से जो है उसको जब सिखाएंगे तो वह जो है ज़्यादा वह उसके लिए जो है बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है
कि प्राथमिक स्तर पर जो है गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। जैसे पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना। बिल्कुल सही बात है। गणित के क्षेत्र में यदि आकलन किया जा रहा है तो उसका मेन उद्देश्य हो जाता है क्या, शिक्षण अधिगम जो है सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको निर्देशित करना और एवं मार्गदर्शन देना, ये उसका जो उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने को अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस तरह का आकलन जो है इस सारे चीज़ों पे जो है इन सारे चीज़ों पे जोर भी देता है और उनका जो मेन मकसद भी होता है कि विद्यार्थी अधिगम पर अपने मतलब कि स्व विचार भी कर सके। इस तरह का उसको अवसर देने का भी समय प्रदान होता है, मिलता है। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन में आपका देखिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा लिखा हुआ। जैसे ही प्रतिस्पर्धा हुआ तो प्रतिस्पर्धा का मतलब आपका ही निगेटिव हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ये गलत ही हो जाता। तो पहला और दूसरा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, तो 1 और बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्व अवधारणा नहीं है। जैसे मिलान करना, पदानुक्रमित समावेशन, क्रमबद्ध लगाना, सन्निकट। तो इनमें से जो है मिलान करना, पदानुक्रमित समावेशन और सन्निकट, ये तीनों जो है आपका जो अवधारणा के अंतर्गत आता है, पूर्व अवधारणा के अंतर्गत आता है। बट आपका जो क्रमबद्ध लगाना ये आपका जो है नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो क्रमबद्ध लगानों में क्या हो जाता है, किसी भी संख्या को जो है आकार और संख्यात्मक जो वैल्यू होता है उन सारे चीज़ों से जब आप लोग व्यवस्थित करेंगे तब वह क्रमबद्ध रूप से उसको लगाना होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है यहाँ पे पूर्व अवधारणा के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। 28, 48, 57, 92। बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाओं का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया। तो इस तरह से बच्चे जो व्यवस्थित कर रहे हैं, 28 लिख रहे हैं, 48 लिख रहे हैं, 57 लिख रहे हैं, उसके बाद 92 लिख रहे हैं। तो बच्चे किस अवधारणाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चे जो है यहाँ पे स्थानीय मान का मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन सारे चीज़ों को वह सीखने का प्रयास कर रहा। तो इसमें जो स्थानीय मान जैसे जो है व्यवस्था को मतलब कि एक तरह से अपना रहा बच्चा। तो इस तरह से स्थानीय मान आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्तर फर्स्ट मतलब कि पहला लेवल के जो है शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है। बच्चों को जो स्थानीय मान के बारे में पढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे 100 लिख दिए तो यहाँ पे इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया। तो इस तरह से बच्चे को जो है पढ़ाना है। तो इसके लिए जो है शिक्षक को क्या चीज़ मतलब कि उपयोग में लाना चाहिए शिक्षक को। जैसे पहला है, श्यामपट पर संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए और समझाइए। क्या सिर्फ श्यामपट पर यदि आप लिख देंगे तो उससे क्या बच्चा समझ जाएगा, ये ऑप्शन तो उतना सटीक नहीं होगा। संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखिए। संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखने से भी सिर्फ बच्चा नहीं समझ पाएगा। उसके बाद देखिए हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना। देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक मूर्त वस्तुओं का सहारा ले रहा है। तो हस्त कौशल सामग्रियों का उपयोग करते हुए 10 को एकल गट्ठे के रूप में समझाइए। इससे बच्चा जो है जल्दी सीखेगा, क्योंकि बच्चा जो छोटे बच्चा प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो उसको जब किसी मूर्त वस्तुओं से जोड़ के जब पढ़ाएंगे तो वह बच्चा जो है जल्दी उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो गणित में जो है संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। तो गणित में इस तरह का संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चों की क्षमता। उसके बाद शीघ्र कोई भी चीज़ मतलब कि बच्चे में जो है समय भी यदि लेता है तो वो ही अच्छा, मतलब ये नहीं कि सवाल किए तुरंत बच्चे से जवाब चाहिए, ये सब जो है नहीं चलता है। उसके बाद देखिए गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चों की क्षमता। क्या सिर्फ जब गणित के सवाल होता है उसी में जब भाग लेगा बच्चे तो उसी से क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी ऑप्शन मतलब कि ये दोनों आपका उतना सटीक नहीं है। गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चों की क्षमता, ये बिल्कुल सही बात है। इस तरह बच्चे में यदि मतलब कि गुण आ जाता है तो समझिए कि वह गणित की संप्रेषण मतलब कि बच्चे अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। तो गणितीय चिंतन, समेकित, संगठित, अभिव्यक्त, इस तरह बच्चे यदि कर रहे हैं तो ये गणित के संप्रेषण है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब 354 प्लस 99 का जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से उसे हल किया। छोटे बच्चे हैं 1 to 5 के बच्चे हैं तो उनको जो है 354 प्लस 99 जो है मतलब कि जोड़ने के लिए कहा। तो बच्चे देखिए कितना लंबा चौड़ा इस तरह से मतलब कि अपने मन से इस तरह से सवाल का हल किया। तो यह जोड़ का जो बच्चे ने जो विधि उपयुक्त किया है यह क्या कहलाएगा, विस्थापन, योजन व्यकलन, प्रतिकरण, वितरण, विभाजन। तो ये जो है प्रतिकरण कहलाएगा। तो बच्चे जो अपने मन मुताबिक अपने मानसिक दिमाग से जो है इस तरह से लंबा चौड़ा अपने सवालों को हल करने के लिए ताकि उसे आसानी हो, तो इस तरह से बच्चे जो है सवाल का हल किए। तो ये जो है प्रतिकरण कहलाता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणित के बारे में संबंध नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है, विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। विभिन्न गणितियों के तथ्य है, मान के चलिए गणित के विभिन्न प्रकार के तथ्य है, सवाल है, उसको जो है प्रूव्ड करने के लिए सिर्फ अनुभवजन्य मतलब कि और अनुभव सिद्ध, इसका इंग्लिश हो जाता है इम्पेरियल फार्मूला के, उसी के बेस्ड पर साक्ष्यों को मतलब कि आधारित किया गया, उसी के द्वारा हम लोग प्रूव्ड कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इनके लिए बहुत सारे मतलब कि प्रूव्ड करने का तरीका हम लोग अपना सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे बोल रहा है विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए इम्पेरियल साक्ष्यों पर आधारित है, सिर्फ उसी पे जो है नहीं आधारित है, इसीलिए जो है ये गलत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, NEP 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई है, जो प्रत्येक छात्र में जो है आधारभूत संख्यात्मक एवं साक्षरता को सुनिश्चित करते हैं। तो निपुण भारत का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपको जो है निपुण का फुल फॉर्म बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो NEP का जो है निपुण का NIPUN, तो निपुण का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, N से आ जाएगा नेशनल, I से इनिशिएटिव, उसके बाद इनिशिएटिव 4, P से हो जाएगा प्रोफिशिएंसी, U से हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से P से आपका हो जाएगा प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ, U से अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो निपुण का ये फुल फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और भी मतलब कि अगले शिफ्टों में या कुछ मतलब कि पहले भी जो है ये सवाल जो है निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप लोग निपुण का फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। NCERT की कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ है जो बच्चे की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित है। तो ऐसे पाठ से क्या मतलब कि आशय है, तो आप लोगों को बताना है। जैसे फर्स्ट है आपका, गणित की कक्षा में किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं करते हैं। यदि इस तरह के गणित के कक्षा में यदि चैप्टर को दिया गया, सूचीबद्ध किया गया, क्या वह अर्थ को संप्रेषित नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक में रंग बिरंगे का आनंददायी बनाते हैं, क्या सिर्फ जो है गणित के पाठ्य पुस्तक को रंग बिरंगा आनंददायी ही बनाता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत ही है। विद्यार्थियों के मापन की मानक इकाइयों को सीखने में सहयोग करते हैं, ये भी उतना सटीक नहीं जा रहा है। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, विद्यार्थियों को समय की अवधारणाओं का संदर्भात्मक रूप से सिखाने में सहयोग करता। बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए सप्ताह के दिनों, महीनों के दिनों, मौसम में परिवर्तन, ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से जो है बच्चा को जो है समय की अवधारणाओं के बारे में सिखाने जा रहा है कि सप्ताह के बारे में यदि सिखा रहा है तो सप्ताह से आप लोगों को, बच्चे को याद आ जाएगा कि सप्ताह में जो है 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन, 28 दिन या 29 दिन या 31 दिन के महीने होते हैं। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं उसे समय की अवधारणाओं के बारे में, उसके संदर्भ के बारे में सिखाने में यह जो है आपका जो है टॉपिक जो है उसको बच्चा को जो है क्या करेगा, मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तरीका जो है गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य परिक्रमों का भाग है। तो गणित में जो है सृजनात्मक चिंतन का विकास हो, इसके लिए जो कौन सा परिक्रम सही है। जैसे पहला पैटर्न तथा संबंधों का पहचानना, उसके बाद है परिकल्पनाएं बनाना, उसके बाद है दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना। तो ऊपर से जो है आपका A
एंड बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से जो है यदि पैटर्न तथा संबंधी का यदि पहचान करेगा उसमें एक तरह से सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा, परिकल्पनाएं करेगा, इमेजिंग करेगा, उससे भी चिंतन बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा हम क्या दिए गए, जो फार्मूला जो मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन दिया उसमें और फार्मूला दे दिया, सिर्फ वही फार्मूला से यदि आप लोग हल कर लीजिएगा तो क्या उसमें सृजनात्मक चिंतन बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है बच्चे को जो दिया गया समस्या है उसको जो विभिन्न तरीके से यदि अपने मन मुताबिक अपने जो स्वचिंतन से यदि उस सवालों का हल करेगा तो वह ज़्यादा उसमें सृजनात्मक कौशल, रचनात्मक कौशल में वृद्धि होगी। तो इस तरह से जब वह पैटर्न बनाएगा, उसका पहचान करेगा, इमेजिंग करेगा, तो ये जो है आपका जो सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। तो आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त रास्ता कौन सा है। पहला पढ़ते हैं हम लोग, गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना। उसके बाद है गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेल, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना। ये बहुत ही मतलब कि सटीक है। एनसीएफ 2005 भी कहती है कि यदि आप लोग बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो उनके जीवन के अनुभवों में जो है बहुत सारे जैसे खेल है, पहेली है, गणितीय खेल है, कहानी है, इन सारे चीज़ों से जब आप लोग मतलब कि रिलेट करके जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसका जो है रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का जो है क्या होगा, गणित के प्रति जो है उसका जो है विकास होगा। तो इस तरह से बच्चे को जब भी गणित पढ़ाते हैं उसे जो है गणित से इस तरह से पढ़ाइए कि उसको भय नहीं लगे, डर नहीं लगे कि गणित बहुत ही मतलब कि कठिन सब्जेक्ट है, कठिन हार्ड विषय है, तो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं हो। इसके लिए गणित आप लोग जब भी पढ़ाते हैं तो गणित को खेल के माध्यम से, पहेली के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, इस तरह से आप लोग जो है उसे रिलेट करके पढ़ाए तो वह बच्चा जो है बच्चा को सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। उसके बाद है जब किसी बच्चे को 12 गुना 35 का हल निकालने के लिए कहा तब उसने निम्नलिखित विधि को अपनाया। तो 12 गुना 25, सॉरी यहाँ पे हम 35 बोल दिए थे। जब किसी बच्चे को 12 गुना 25 का हल निकालने के लिए कहा तो इस तरह का विधि बच्चे ने अपनाया है। 12 गुना 25 बराबर 3 गुना 4 गुना 25, फिर बराबर 3 गुना 100 बराबर 300, इस तरह का हल निकाला। तो गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मान लीजिए सपोज दैट आप एक रचनावादी शिक्षक है, तो जब बच्चे इस तरह का हल किए हैं तो आप बच्चों को क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या रिएक्शन देंगे आप एक शिक्षक होने के नाते। जैसे पहला है उत्तर स्वीकार्य किंतु बच्चे को बताए कि गुणन करने की यह सही विधि नहीं है। उत्तर को मान लीजिए आप स्वीकार लेंगे और ये भी बता देंगे कि बच्चे को आपका यह तरीका सही नहीं है। आप जो है मतलब कि फटाक से इस तरह का जो है वर्ड का उपयोग नहीं करेंगे कि बच्चे को कि आपका यह तरीका बिल्कुल ही गलत है, तो ऐसे नहीं कहना है। सही कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता लेने का निर्देश दे। और ये क्या आप शिक्षक होने के नाते ये बोलेंगे कि जो सही तरीका है उसके लिए जो अन्य विद्यार्थी जो बनाया है, आपके जो सहपाठी बनाया, उससे आप लोग निर्देश ले लीजिए। आप एक अच्छे शिक्षक होने के नाते जो है इस तरह का भी बात आप लोग नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बच्चे की सराहना करें एवं अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहे। ये बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा सही उत्तर बनाया है तो उसका जो उत्तर का हम लोग क्या करेंगे, सराहना करेंगे, और जो नहीं भी बनाया उसके लिए भी हम लोग सराहना ही करेंगे, क्योंकि एक रचनावादी शिक्षक का जो है ये गुण होता है। उसके बाद अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए जो रेस्टार जो स्टूडेंट है वो क्लास में कक्ष में यदि नहीं बनाया है तो उन बच्चों को भी उसके द्वारा हम लोग बताएंगे कि आप उसे भी जो है विभिन्न तरीकों से हल को ढूंढने के लिए कहें। इस तरह से एक रचनावादी शिक्षक जो अपने कक्ष में बच्चे को पढ़ा सकता है। तो गलत हो या सही आंसर हो, हर एक चीज़ों में बच्चे को जो सराहना ही करेंगे, तभी वह बच्चे में जो है किसी इधर उधर की भावना जो है नहीं आएगा। और बच्चे को कभी भी क्लास में जो है एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा की भावना से, मतलब कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से कभी भी बच्चे से नहीं देखना है, बच्चे को नहीं देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में
कौन सा कथन वेन हेले की ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत थ्योरी में स्तरों की न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता है। मतलब कि न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता बहुत कम रूप से, मतलब बहुत कम मात्रा में जो है, जो वेन हेले का जो ज्यामितीय सिद्धांत है, चिंतन है, तो इनमें किसका जो है सबसे कम मतलब कि संभावना विशिष्टता है, तो आपको बताना है। जो ये आयु पर निर्भर है, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वेन हेले का ज्यामितीय चिंतन थ्योरी है, तो इसमें जो न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता किसका है, ये आयु पर निर्भर है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आज 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स का कवर किए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं। और कई पढ़ने पे जो है मिस्टेक हो जाता होता क्यों है, क्यों बहुत ही लंबा मतलब कि बताना मतलब बोलना पड़ता है, तो कई जो है थोड़ा सा मतलब कि बोलने में मिस्टेक हो जाता, तो आप लोग इसे निगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि आधा घंटा तक लगातार बोलना पड़ता, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। और आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।